तो फरवरी में सीटेट का एग्ज़ाम है और सीडीपी की क्लासेस आपको इस चैनल से प्रोवाइड हो रही हैं। आप बहुत अच्छे से देख भी रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे जिस भी सोर्स से कर रहे हो। तो ये सीटेट में जो एसएसटी का पार्ट है उसमें एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियो के रहते हैं और उसके बाद जो 20 क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन जो है वो सोशल पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जो एसएसटी के 40 क्वेश्चन होंगे उसमें से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे 30 में से कितने मार्क्स आते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि एसएसटी में जो 6 to 8 के लिए आपसे पूछा जाएगा उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे और आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो 6 to 8 तक की जो 2 बुक्स हैं ये लगभग उसी एनसीईआरटी के बेसिस पर प्रॉपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का संविधान अपनाया कब गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी उसे अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है वो 1950 में हुई थी या 1959, 1962 में या 1975 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का की शुरुआत हमारे यहाँ 1959 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किसने प्रकाशित की थी। अमर्त्य सेन, अबुल उल हक, आदम स्थिम या कार्ल मार्क्स। तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबुल उल हक जो है उन्होंने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप बताइए इसमें से कौन सी नदी है, क्या कोसी नदी है, गंगा नदी है, सोन नदी है या घाघर नदी है। तो हम सबको पता है कि बिहार की शोक नदी कोसी है, कोसी बिहार में शोक नदी है। शोक का पर्पस ये हो जाता है ना कि जब कोसी नदी आती है तो बिहार के बहुत सारे जिलों में बाढ़ लेकर आती है और कोसी अपने मार्ग को, नेपाल से जब ये निकलती है तो ये अपने मार्ग को बदलने के लिए बहुत ज्यादा कुख्यात है। कुख्यात इन द सेंस की बहुत बहुत ही त्रासदी करती है, बहुत सारी फसलें बर्बाद करती हैं, बहुत सारे लोगों के घर बह जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए हम इसे बिहार का शोक कहते हैं और बिहार की शोक है कोसी नदी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखिए क्योंकि एग्जाम इस बार जो सीटेट होने वाला है इसके बाद हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो जाए तो, या फिर और भी कुछ चीजें ऐड हो जाए इसमें। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप इस बार सीटेट में अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आप आगे टीआरई की वैकेंसीज में बैठ सकते हैं। और भी बहुत सारे SSSB की वैकेंसी होगी, KVS की वैकेंसीज होंगी और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होंगी जिनमें आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ताजमहल किस नदी के किनारे है। तो ताजमहल क्या गंगा नदी के किनारे है। जी नहीं, ताजमहल गंगा नदी के किनारे नहीं है। हाँ, यमुना नदी इसका राइट आंसर हो सकता है, यमुना नदी इसका राइट आंसर हो सकता है। क्लियर। चंबल नदी, जी नहीं, चंबल नदी के किनारे भी नहीं। क्या आप बताइए यमुना नदी के किनारे है या चंबल नदी के किनारे है। तो सरयू नदी के किनारे नहीं, जी नहीं, सरयू नदी के किनारे तो हमारे अयोध्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना, यानी कि 5वें क्वेश्चन का आंसर है यमुना। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। आप मुझे बताइए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा। अगर हम मैप की बात करें तो ये एरिया है, यानी कि राजस्थान। राजस्थान जो एरिया है वो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा राज्य है। वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे छोटे के बारे में तो सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है भारत का गोवा। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होगी। संसद के पास बिल्कुल भी नहीं, प्रधानमंत्री के पास जी नहीं,
क्या राष्ट्रपति के पास? जी नहीं, जनता के पास, यानी कि जनता के पास। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों का शासन। तो आप सोचो ना कि लोगों को आखिर नेता को चुनेगा कौन? हम और आप। तो हमारे पास हुई ना सबसे बड़ी शक्ति। हम चाहे तो इन्हें नेता बना सकते हैं, और अगर हम इन्हें चाहें तो हरा भी सकते हैं। अभी आपने देखा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव था, तो विधानसभा चुनाव में क्या हुआ कि बिहार की जनता जिसे जिताना चाहती थी उन्हें वो जिताती है, और फिर उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाती है। तो सबसे अंतिम शक्ति किनके हाथ में है? जनता के हाथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पांचवा छठा 8वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? आप बताइए, हीराकुंड बांध कौन से नदी पर होगा? क्या महानदी पर, ताप्ती नदी पर, गोदावरी नदी पर, या कोशी नदी पर? कोशी नदी पर हीराकुंड बांध नहीं हो सकता है। गोदावरी नदी पर भी हीराकुंड बांध नहीं होगा। ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर में गिरती हैं, और ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। लेकिन नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी तो वैसे जाकर के राजस्थान के का जो रण है वहां पे खो जाती है, पर ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महानदी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में मानसून कब आता है? आप बताइए कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? क्या फरवरी के महीने में या जून के महीने में? जी नहीं, अक्टूबर में या दिसंबर में? तो 2 जून को कहते हैं कि मानसून जो है वो केरल के तट से आकर टकराता है। केरल आपको पता है यहाँ है, तो 2 जून को जो मानसून है वो केरल के तट से टकराता है, एंड इसी के साथ ही मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, जिसके बाद मानसून का आगमन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप बताइए कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? 1949, 1950, 1951 या 1952? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि हरे क्रांति किससे संबंधित है? हरे क्रांति किससे संबंधित होगा? क्या खाद्यान्न फसल से, दूध उत्पादन से, तेल उत्पादन से, या मत्स्य उत्पादन से? तो दूध उत्पादन से तो नहीं होगा। आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तो आप थोड़ा बहुत सेंस लगाएंगे तो भी इसका आंसर निकल सकता है। तेल उत्पादन से भी नहीं होगा, मत्स्य उत्पादन से भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है, हरे क्रांति संबंधित है, सॉरी। अगला क्वेश्चन कहता है कि चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की क्या राजधानी थी? मदुरै थी, उसके बाद तंजावुर थी, या कांची थी, या पाटलिपुत्रा थी? तो इनकी जो राजधानी है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तंजावुर। सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारत के राज्यसभा में सदस्यों की अंतिम संख्या कितनी है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में अंतिम संख्या कितनी है, तो वो है 250। ठीक है, 245 नहीं। आप बताइए कि बिहार में अभी इलेक्शन हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में वहां पे इलेक्शन हुआ है, तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी क्या गोलाकार है, दीर्घवृत्ताकार है, चपटा है, या वर्गाकार है? तो पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा है, यानी कि चपटा गोलाकार है हमारी अर्थ। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाओगे। अच्छा बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? क्या दयाराम सरस्वती हैं, राजा राम मोहन राय हैं, विवेकानंद जी हैं, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं? तो हम सबको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। दयानंद सरस्वती नहीं होंगे, विवेकानंद जी भी नहीं होंगे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी नहीं होंगे।
अगला बात करते हैं कि मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या बाढ़ आना, भूकंप आना, वर्षा आना या वनों की कटाई? देखिए, मृदा अपरदन के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से बाढ़ हो सकता है, भूकंप से भी हो सकता है, वर्षा से भी हो सकता है, पर वृक्षों की कटाई जो है ना, वो सबसे बड़ा रीजन होता है। क्योंकि आप देखो कि जड़ें क्या है, पेड़ क्या करते हैं कि जड़ों को अपने साथ बांध के रखते हैं। और जब बाढ़ आता है, तो या मृदा का जब अपरदन होने लगता है, जब आप पेड़ काट देते हो, तो बाढ़ के समय, भूकंप के समय मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और वो बाढ़ के समय बह के बाहर चली जाती है, जिस कारण से बहुत बड़ा मिट्टी का अपरदन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा उद्योग भारत का उद्योग कहलाता है? इसमें से कौन सा उद्योग है जो भारत का प्राथमिक उद्योग है? कपड़ा, लौह इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, खनन उद्योग या फिर कृषि उद्योग? तो हमें पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब है कि भारत में 70% जो आबादी है, अगर हम एनसीईआरटी के आंकड़ों को माने तो 70% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। इसलिए अब तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ग्रो अप हो गई हैं, बट अभी भी भारत एक कृषि प्रधान देश ही है और भारत में प्राथमिक उद्योग कृषि को ही माना जाता है। आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर, आंसर बताइए इसका, इस क्वेश्चन का कि असम की प्रमुख नदी कौन सी है? क्या ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है? एक बात तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप मैप के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो यहाँ पे जो असम है, वो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल, हाँ, इस मैप को देखिए, अगर आप इस मैप को भी समझते हैं तो आसाम हमारा यहाँ पे है। और आपको पता है कि गंगा नदी इस रेंज से निकलकर और यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो फिर वो आसाम तो जा नहीं सकती, तो गंगा नदी तो ऑप्शन आप खुद ही काट सकते हो। नर्मदा नदी भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो, एक सेकंड देखिए, नर्मदा और इस मैप को एक सेकंड में आपको समझाती हूँ। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, इधर गिरती हैं, तो इसका आंसर गंगा नदी भी नहीं होगा, नर्मदा नदी भी नहीं होगा, और कावेरी और कृष्णा तो इस साइड की नदियां हैं ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मपुत्रा। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ब्रह्मपुत्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? आप मुझे बताइए, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव था, तो क्या परोक्ष रूप से चुनाव होता है? नहीं। मनोनीत होते हैं? नहीं। प्रत्यक्ष रूप से? बिल्कुल सही, प्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव होता है विधानसभा का, वारिता के रूप में नहीं। नहीं, ऐसे कोई बात ही नहीं है। योजनाएं कौन बनाता है? आप बताइए कि योजनाएं कौन बनाएगा? क्या संसद योजनाएं बनाती है? आपको क्या लगता है कि संसद योजना बनाती है? जी नहीं, संसद योजना नहीं बनाती। नीति आयोग, हाँ, नीति आयोग योजना बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट योजना बनाती है? बिल्कुल नहीं। निर्वाचन आयोग तो इलेक्शन कमीशन है, ये तो इलेक्शन कराएंगे, तो फिर वो क्या कहते हैं, योजना कहाँ से बनाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। आप भी बताइए कि किस जल डमरू के से भारत और श्रीलंका अलग होता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और आपको पता होना चाहिए कि पाक जल संधि या पाक जल डमरू से भारत और श्रीलंका अलग होता है। जिब्राल्टर नहीं, ये सब नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है? बताइए, भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलेगा? तो राजस्थान में मिलेगा सबसे ज्यादा कोयला, क्योंकि यहाँ पे पठारी क्षेत्र है, कोयला हमेशा पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको पता है कि राजस्थान मरुस्थलीय इलाका है और गुजरात और जो महाराष्ट्र है, या ये जो एरियाज है, ये काली मिट्टी के लिए फेमस है। काली मिट्टी के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ पे ज्वालामुखी कभी ना कभी रही होंगी, और ये सूती वस्त्र का इलाका है, तो यहाँ पे मिल सकती है, बट यहाँ पे ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेंगी। ज्यादा मात्रा में हमें झारखंड में, उड़ीसा में ही कोयले मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप मुझे बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। आप, लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है? लोकतंत्र का मूल तत्व सत्ता, जी नहीं। जिम्मेदारी भी नहीं।
हाँ, जिम्मेदारी है। लोकतंत्र का मूल तत्व जिम्मेदारी है या भागीदारी है? देखिए, ये सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, धर्म भी नहीं है। जिम्मेदारी या भागीदारी में से आप हमेशा भागीदारी को सिलेक्ट करिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? झुकाव और परिक्रमण, घूर्णन, या फिर गुरुत्वाकर्षण, या ज्वार भाटा? ज्वार भाटा और गुरुत्वाकर्षण का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि पृथ्वी पर ऋतुओं के जो परिवर्तन है ना, उसके लिए झुकाव, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, और पृथ्वी का परिक्रमण करना। परिक्रमण किसके लिए? जैसे अगर हम ये माने कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है, तो पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? पृथ्वी हमेशा सूर्य की परिक्रमा करती है। और अगर हम बात करें कि ये पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो पृथ्वी हमेशा इस तरह से परिक्रमा कर रही है। और अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा पृथ्वी की इस तरह से परिक्रमा कर रहा है। तो यहाँ पे पृथ्वी के झुकाव और इसके परिक्रमण के प्रभाव से ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आप मुझे बताइए कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करेगा? आरबीआई? जी नहीं, आरबीआई राष्ट्रीय आय की गणना नहीं करता। एक सेकंड, राष्ट्रीय आय की गणना नहीं करता, नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएसओ, आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में स्थित है? बिल्कुल नहीं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय चेन्नई में स्थित है? नहीं। मुंबई में स्थित है? नहीं। हाँ, दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कनिष्क होंगे? बिल्कुल नहीं। अशोक बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे। महावीर या बुद्ध? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक तो बुद्ध हो जाएंगे ना। महावीर तो जैन धर्म के संस्थापक होंगे, तो जैन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का शासक था? आप मुझे बताइए, सिकंदर जो है वो कहाँ का शासक था? चीन, मिस्र, मकदूनिया या ग्रीस? तो ये चीन के नहीं, मिस्र के भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ग्रीस के भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे आपसे कि कौन से ग्रह अपने कि कितने उपग्रह हैं, कौन सा ग्रह किसके बगल में है, पार्थिव ग्रह कौन सा है, गैसीय ग्रह कौन सा है, उल्का पिंड कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे कम दिन में परिक्रमा करता है, सबसे ज्यादा दिनों में परिक्रमा करता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखिए, हमेशा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। सूर्य के सबसे निकट अगर पूछा जाता तो बुध हो जाता है इसका आंसर, यानी कि सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के निकट कौन सा है, पृथ्वी खुद ही तीसरे नंबर पर आती है। तो पृथ्वी के निकट शुक्र है, इसे ही हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, आज के 30 क्वेश्चन, एसएसटी के 30 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। आप मुझे बताइए कि आपके 30 आउट ऑफ कितने नंबर सही हो रहे हैं। और हाँ, आपसे जब भी एसएसटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे 40 नंबर का जीएस पूछा जाता है, और उसके बाद आपसे 20 नंबर की जो है वो सोशल पेडागोजी पूछी जाती है। तो 40 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस के रहते हैं, और आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इस सीरीज को देखिए। सीडीपी के जितने सारे क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, और जितने सारे जीके जीएस के क्वेश्चन है जो एसएसटी बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा, और ये क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड होती रहेंगी। तो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।